वेलकम टू नौकरी फॉर यू एन ऑनलाइन स्टडी फॉर यू इनिशिएटिव। जैसा कि आपको हमारे इस चैनल पे सारे ऑफ कैंपस हायरिंग की नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं कि कौन सी कंपनी ऑफ कैंपस हायरिंग कर रही है, कब कर रही है, किस प्रोफाइल के कर रही है एंड ऑल। बट ये वीडियो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्यूटोरियल होगा ये बेसिकली। और जो आईटी इंडस्ट्री से है या आईटी फील्ड में है उनके लिए भी है ये वीडियो, और जो नहीं है और आईटी फील्ड में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली है। और ये बहुत बेसिक से मैं बताने जा रही हूँ, तो जो अपना करियर आईटी फील्ड में कंप्यूटर में आगे बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशली है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज सी लैंग्वेज, सी कैरेक्टर सेट, टाइप्स ऑफ सी, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी। हम इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम भी बेसिक देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया कैसे जाता है, कैसे कोडिंग की जाती है। उस व्हाट इज मेन फंक्शन, एक मेन फंक्शन होता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। प्रिंटफ एंड इट्स पर्पस, प्रिंटफ फंक्शन और उसका पर्पस क्या होता है हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सी। So C is a programming language developed at AT&T's Bell Laboratories of USA in 1972. It was designed and written by a man named Dennis Ritchie. मैं आपको बस ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंप्यूटर सेक्शन में ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बस आपको याद होना चाहिए कि किसने ये लिखा था और सी लैंग्वेज किसने डिजाइन किया था। आजकल लोग कहते हैं कि अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, तो फिर सी क्यों पढ़ना। बट किसी भी चीज का बेसिक अगर हमें पता होगा तभी हम आगे के कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो हमें ये सी लैंग्वेज इज द बेसिक लैंग्वेज और द फर्स्ट स्टेप यू कैन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आपको जाना है, कोडिंग करनी है, तो फर्स्ट स्टेप आपका सी लैंग्वेज ही होना चाहिए। ये बहुत सिंपल है और बेसिक है, तो ये आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देती हूँ इसके लिए कि क्यों सी language is important. C++, C Sharp or Java make use of a principle called object-oriented programming, OOPS, to organize the program. This organizing principle has lots of advantages to offer. But even while using this organizing principle, you would still need a good hold over the language elements of C and the basic programming skills. So it makes more sense to learn first C and then migrate to C++, C Sharp or Java. Though this two steps learning process may take more time, but at the end of it, you will definitely find it worth the trouble. तो वही है कि पहले जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा तब तक आगे के जितने भी लैंग्वेजेस है, इसके मॉडिफाइड लैंग्वेजेस है कि पहले सी में ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट हमने सी प्लस प्लस एक मॉडिफाइड उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया, फिर जावा हो गया, पाइथन, सी शार्प। तो जब तक हमें सी नहीं आएगा वो समझने में हमें बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए पहले हम देख लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के स्टेप्स क्या क्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है, जैसे कि कोई नर्सरी का या फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है, तो उसे हम अल्फाबेट्स, वर्ड, सेंटेंस और ये सब सिखाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का या कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखने का सब में एक स्टेप होता है। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए इंग्लिश की लैंग्वेज में हम सीखेंगे तो सबसे पहले अल्फाबेट्स हम ABCD याद करेंगे, देन वर्ड्स, सेंटेंसेस, फिर पैराग्राफ। अल्फाबेट्स को कंबाइन करके वर्ड्स हम फॉर्म करते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस, एंड देन सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम पैराग्राफ बनाते हैं। सिमिलरली इन सी लैंग्वेज हम सबसे पहले अल्फाबेट्स, डिजिट, सिंबल्स ये क्या होते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद उसे कंबाइन करके कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स बनते हैं। और कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो इंस्ट्रक्शन बनेगा, और जब इंस्ट्रक्शंस को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा एक पूरा प्रोग्राम फॉर्म हो जाएगा। तो the C character set. What is the C character set? A character denotes any alphabet, digit or special symbol used to represent information. इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैरेक्टर में अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अल्फाबेट्स, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स कौन से होंगे? अल्फाबेट्स में कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z, ये तो ऑब्वियस सी बात है। डिजिट हो गया हमारा 0 to 9, ओके। और ये कुछ स्पेशल सिंबल्स है जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये @ हैश, एम्परसेंट, एंड, एस्ट्रिक,
इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रेसेस, पेरेंथेसिस, अंडरस्कोर एंड ऑल, इन सब का भी यूज मैं आगे आपको बताती हूँ। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल्स और कीवर्ड्स क्या है, ठीक है। द अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स व्हेन प्रॉपर्ली कंबाइंड, जब ये प्रॉपर्ली कंबाइंड हो जाते हैं, क्या क्या, अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स, तो क्या फॉर्म करता है, ये कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड फॉर्म करता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कांस्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड क्या है, जब अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स कंबाइन हो जाता है तो ये फॉर्म करता है कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। अब हम समझते हैं ये अलग अलग क्या है, बेसिकली कांस्टेंट, कीवर्ड और वेरिएबल्स क्या है। अ कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डजंट चेंज, कांस्टेंट एक एंटिटी है जो कि चेंज नहीं होती, ठीक है। एंड वेयर एज वेरिएबल उसका ऑपोजिट है, जिसमें एंटिटी चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट में चेंज हो ही नहीं सकती, ठीक है। अ कीवर्ड इज अ वर्ड दैट कैरी स्पेशल मीनिंग, कीवर्ड क्या होता है, जो एक स्पेशल मीनिंग कैरी करता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, वेट अ सेकेंड। मान लीजिए दिस इज अ मेमोरी लोकेशन, ओके। ठीक है, इसको हमने x डिनोट किया, इस मेमोरी लोकेशन को, और इस मेमोरी में हमने कहीं भी एक वैल्यू स्टोर कर ली, मान लीजिए मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसी मेमोरी लोकेशन में मैंने ओवरराइट कर दिया, पहले मैंने 3 स्टोर किया था, अब मैं मान लीजिए कहीं पे इस मेमोरी लोकेशन में 5 लिख दूंगी, ठीक है। ये सेम मेमोरी लोकेशन है, तो इसको मैंने क्या किया, दिस इज कॉल्ड ओवरराइट। यहाँ पे ये मैंने इसको ओवरराइट किया है, ठीक है। ये देखिए, here 3 is stored in a memory location and a name x is given to it, इस मेमोरी लोकेशन को हमने x से डिनोट कर दिया, ठीक है। when we have assigned a new value to the same memory location, अब इसी मेमोरी लोकेशन में मैंने एक नई वैल्यू असाइन की है जो कि 5 है, तो this would override the earlier value 3, तो जो पहला वाला हमारा 3 वैल्यू था उसको तो ओवरराइट कर दिया। सिंस ये हमें क्या बताता है कि सिंस अ मेमोरी लोकेशन कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, इसका ये मतलब है कि अगर हमने पहले एक मेमोरी लोकेशन में कोई वैल्यू स्टोर किया, वो स्टोर है, बट हमने जब सेकेंड टाइम दूसरी वैल्यू डाली तो पहली वाली वैल्यू हमारी रिमूव हो गई। इट मीन्स कि एक मेमोरी लोकेशन में एक टाइम में एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं कि कांस्टेंट को कैसे कैटेगराइज किया गया है। So C constants can be divided into two major categories, which is primary constant and secondary constant, right? This is primary constant. Primary constant में हमारा आ जाता है integer, integer constant, real constant and character constant. और ये हमारा secondary constant में array, pointer, structure, union and enum, okay? ये अभी क्या होते हैं वो अभी आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले हम प्राइमरी कांस्टेंट के जो 3 टाइप्स है वो हम देख लेते हैं। इन तीनों को जो ये जो प्राइमरी कांस्टेंट के इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट जो है, इन तीनों के रूल्स होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के। इंटीजर कांस्टेंट को कंस्ट्रक्ट करने का भी कुछ रूल होता है, उनके क्या क्या रूल्स है पहले हमें वो देखना होगा, क्योंकि अगर हम प्रोग्रामिंग करते समय हमें इनके रूल्स नहीं पता होंगे कि कैसे हमें इंटीजर को लिखना है या इंटीजर की वैल्यू लेनी है, तो हमारा पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो देयर आर रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट, सो लेट अस सी व्हाट आर दोस। An integer constant must have at least one digit, एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। It cannot have a decimal point, इंटीजर की बात कर रहे हैं तो डेसिमल नंबर तो ऑब्वियस सी बात है अलाउ नहीं होगा। It can be either positive or negative, या तो ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं या नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नंबर नहीं होगा, दोनों भी हो सकते हैं। If no sign succeeds an integer constant, it assumed to be positive, अगर इंटीजर कांस्टेंट में कोई भी हमने प्रीसीड मतलब आगे कोई भी साइन नहीं लगाया, ना नेगेटिव का ना पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। मैथमेटिक्स में भी जब हम कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं और किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा होता है तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट के अंदर कोई भी कॉमा या ब्लैंक अलाउड नहीं होता है, आप कॉमा भी नहीं लगा सकते और ब्लैंक स्पेस भी नहीं दे सकते। अगर आपको स्पेस देना होता है तो आप अंडरस्कोर लगाते हो, वो मैं आगे भी बताऊंगी।
और इसकी इंटीजर कांस्टेंट की एक रेंज होती है कि ये वाला जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंटीजर कांस्टेंट है। अभी हम सेम रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल, वो अभी जो हमने देखा वो क्या इंटीजर कांस्टेंट का था, ये रियल कांस्टेंट के क्या क्या है रूल्स, पहले हम ये देख लेते हैं। रियल कांस्टेंट्स आर ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट्स कांस्टेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। द रियल कांस्टेंट्स कुड बी रिटन इन टू फॉर्म्स, फ्रैक्शनल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए कि जो रियल कांस्टेंट होता है वो दो फॉर्म में लिखा जाता है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म होता है इसका और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, इसके फॉलोइंग रूल्स है मस्ट बी व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के जो रूल्स है वो देख लीजिए। अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, इट कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन डिफॉल्ट साइन पॉजिटिव, नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ रियल कांस्टेंट। तो 90% सिमिलर ही होता है हमारा इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट के कंस्ट्रक्टिंग रूल्स ऑफ फॉर कंस्ट्रक्टिंग बोथ ऑफ देम। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट को कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स क्या क्या है। A character constant is a single alphabet, a single digit or a single special symbol enclosed within single inverted comma। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर कांस्टेंट हमारा रियल और इंटीजर कांस्टेंट से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम ले रहे हैं, या तो सिंगल अल्फाबेट लो या डिजिट लेते हैं या सिंबल, तो इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज करेंगे। अदरवाइज ये हमारा, अगर हम प्रोग्राम में कैरेक्टर कांस्टेंट ले रहे हैं और हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो फिर ये हमारा एरर दे देगा, हम ये हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा प्रोग्राम कोई भी। या फिर सिंबल ले रहे हो आप, तो सिंबल में भी मान लीजिए हमने हैश लिया तो हमें ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स है कैरेक्टर कांस्टेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स मैंने आपको बता ही दिया। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड ओनली द सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कहने का ये मतलब है कोई भी पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल, चाहे वो इंटीजर वेरिएबल हो या रियल वेरिएबल हो या कैरेक्टर वेरिएबल हो, वो जिस टाइप का वेरिएबल होगा वो सेम टाइप का कांस्टेंट होल्ड करेगा। जैसे कि अगर इंटीजर वेरिएबल है तो वो सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट ही होल्ड करेगा। ठीक है, ये थोड़ा मेन पॉइंट है, ये आप मैं बता रही हूँ, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जिस टाइप का वेरिएबल होगा, द टाइप ऑफ वेरिएबल जैसा होगा, it holds the same type of constant. For example, an integer variable can hold only an integer constant, and a real variable can hold only a real constant, and a character variable can hold only a character constant. इतना आपको समझ में आ गया? The rules for constructing different types of constants are different. However, for constructing variables names all of types, the same set of rules applies. These rules are given below. कुछ rules है कि वेरिएबल नेम कैसे लिखने हैं। हम वेरिएबल नेम कुछ भी नहीं लिख सकते, इसका भी सी लैंग्वेज में एक रूल होता है कि वेरिएबल नेम को हम कैसे लिखेंगे या कैसे लिखा जाता है। A variable name is a combination of 1 to 31 alphabets, digits and underscore. ठीक है, 1 to 31 अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का ही कॉम्बिनेशन वेरिएबल होना चाहिए, कुछ अलग नहीं। और अंडरस्कोर का ही यूज होगा, कोई और स्पेशल सिंबल का नहीं। ओके, सम कंपाइलर्स अलाउ वेरिएबल नेम्स whose length could be 240 up to 247 characters. Still it would be easier to safe to stick to the rule 31 characters. 31 कैरेक्टर के अंदर ही अगर आप करते हैं तो that is good. Do not create unnecessarily long variable name as it adds to your typing effort. The first character in the variable name must be an alphabet or underscore. ये हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेरिएबल नेम जो लिखते हैं उसका पहला अल्फाबेट, मान लीजिए मैंने वेरिएबल नेम लिया सम, ठीक है, तो या तो वो सम, अगर मान लीजिए मेरे को वेरिएबल में कुछ एक प्रोग्राम बना रही हूँ एडिशन का, ठीक है, तो एडिशन का मैं प्रोग्राम बनाऊंगी तो मैं ऐड लिखूंगी तो मैं 1 2 नहीं लिख सकती, मेरा या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम अल्फाबेट से ही स्टार्ट करेंगे। ऐड लिख लीजिए, कुछ भी आप वेरिएबल नेम ले लीजिए, आप सिंगल डिजिट भी ले सकते हैं। जैसे वेरिएबल मैंने मान लीजिए इंट टाइप का मैंने वेरिएबल लिया और ये मेरा डाटा टाइप हो गया इंट और ए हमारा वेरिएबल हो गया, तो ये मैंने अल्फाबेट लिया। यहाँ पे आप अंडरस्कोर भी ले सकते हैं बट डिजिट नहीं ले सकते वेरिएबल नेम को स्टार्ट करने के लिए। नो कॉमा और ब्लैंक्स आर अलाउड। अब ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए
ऐड लिख रहे हैं तो ए ऐड फिर स्पेस और कुछ और, ऐसा नहीं लिख सकते हम। या तो अगर आपको कुछ और लिखना है तो ऐड अंडरस्कोर SUB सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आप स्पेस के लिए अंडरस्कोर का यूज करेंगे, विदाउट अंडरस्कोर आप स्पेस देके नहीं वेरिएबल नेम बना सकते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम वो देख लेते हैं। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द कंपाइलर और इन द कोड सेंस टू द कंप्यूटर। कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हम सी टर्बो सी कर रहे हैं या टर्बो C++, VS कोड, विजुअल स्टूडियो, या फिर ऑनलाइन कंपाइलर पे आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, तो किस हर कंपाइलर को ये जो कीवर्ड्स होते हैं 32, देयर आर 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 32 कीवर्ड्स कंपाइलर को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है, उन्हें कंपाइलर को ये पता होता है कि इस कीवर्ड का क्या मतलब है, ऑटो का क्या मतलब है, ब्रेक का क्या मतलब है, डबल का क्या मतलब है, तो ये कंपाइलर को पहले से पता रहता है। तो इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स, आपको ये 32 कीवर्ड्स तो याद करने होंगे। तो जो कीवर्ड्स होता है सेम नेम का हम वेरिएबल नहीं बनाते हैं, नहीं तो कंपाइलर को कंफ्यूजन होता है, फिर एरर दे देता है वो कभी कभी। तो इसीलिए जो अगर जिस नाम का कीवर्ड है, मान लीजिए रिटर्न इज अ कीवर्ड, राइट, तो आप रिटर्न कभी भी वेरिएबल नेम, एज अ वेरिएबल नेम यू कैन नॉट यूज रिटर्न वर्ड बिकॉज इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू द कंपाइलर दैट रिटर्न इज अ कीवर्ड, तो वो कीवर्ड समझेगा, आपका वेरिएबल नेम नहीं समझेगा। तो जो कीवर्ड है उसको आप वेरिएबल नेम ना ही यूज करें तो बेटर है, अदरवाइज वो एरर देगा। ये देखिए, द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम बिकॉज if we do so we are trying to assign a new meaning to the keyword। अगर हम सेम नेम का करेंगे तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यू कीवर्ड असाइन कर रहे हैं, तो जो कि अलाउड नहीं होता, हम कंपाइलर को कुछ असाइन नहीं कर सकते खुद से। some C compilers allows you to construct variable names that exactly resemble the keywords, however it would be safer not to mix up the variable names and the keywords, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम अभी तक आपने वेरिएबल, कांस्टेंट, रियल, ये सब समझा क्या होते हैं। अभी हम इसमें छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। इस देखिए, पहले तो हमें क्या करना होगा, ये जो मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड कॉमेंट, इसको हम कॉमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमेंट। ये बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कि कोई यूजर है या कोई बिगिनर है जो नया है, उसको नहीं पता कि ये हो क्या रहा है, ये प्रोग्रामिंग, ये कोडिंग उसको समझ नहीं आ रही, तो दिस इज कॉल्ड कॉमेंट। इससे ये पता चलता है कि ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दिस लाइन, द कॉमेंट लाइन इज नॉट अ द लाइन, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कोडिंग, प्रोग्राम का ये पार्ट नहीं होता। अगर आप इसको रिमूव भी कर देते हो तो भी हमारा प्रोग्राम रन होगा, ये हमारे प्रोग्रामिंग का या कोडिंग का पार्ट नहीं होता। ये बस कमेंट इसलिए लिखते हैं जिससे कि पता चले ये प्रोग्रामिंग किस चीज के लिए हो रही है, क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस प्रोग्राम में क्या कर रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये जो इंट लिया है, इंट मेरा हो गया डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का लिया है मैंने। डेटा टाइप किस टाइप का लिया है? इंटीजर, ठीक है। तो ये जो P और N, these are called variables, ठीक है, variables, and this is data type, and this is data type, ओके। तो ये और फ्लोट भी हमारा, अगेन फ्लोट, हमने फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लिया है, और हमारा R और S वेरिएबल नेम है जो कि फ्लोट टाइप के, इसमें फ्लोट वैल्यू ही हम स्टोर करेंगे। तो P हमने लिया है 1000, N हमने लिया है 3 और R लिया है 8.5। हमने वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी असाइन कर दिया। अभी हम यूजर से नहीं ले रहे, यूजर वाला भी मैं आपको सेकंड थर्ड वीडियोस में बताऊंगी कि हम यूजर से कैसे इनपुट लेंगे और फिर कैसे उसका आउटपुट निकलेगा। फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर दी है, वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ अभी वेरिएबल समझ में आ रहा होगा ना। मैंने यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक P नाम का वेरिएबल दिया, यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गई, ठीक है, जिसका नाम P है। अब इस P में हम क्या स्टोर करें, आप ऐसे समझे, एक सेकेंड, ठीक है, आप समझ लीजिए कि ये एक मेमोरी लोकेशन है, जो कि यहाँ पे जैसे इन डेटा टाइप लिखने के बाद हमने जैसे एक P लिखा, यहाँ पे एक P नाम से एक मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है। ये है एक मेमोरी, मेमोरी है ये,
ये एक मेमोरी है जो कि P नाम से है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे हमने P इक्वल्स टू 1000 लिखा तो इस मेमोरी में 1000 स्टोर हो गया, और इस मेमोरी का एड्रेस क्या हो गया, P नाम से हमने इसको असाइन किया, और इसमें वैल्यू कितनी है 1000, ठीक है। वैसे सिमिलरली एक n टाइप का भी मेमोरी लोकेशन बन गया, जैसे ही हमने n लिखा था वहां पे n लिया हमने एज अ वेरिएबल नेम, और यहाँ पे कितना स्टोर हो गया 3, और सेम हमारा r के साथ भी हुआ, यहाँ पे एक मेमोरी बन गया, और इस मेमोरी में 8.5 हमारा नंबर स्टोर हो गया, ये वैल्यू स्टोर हो गई आर में। अब हम सेकंड थिंग कर क्या रहे हैं, सेकंड कमेंट पे मैंने लिखा है फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आर, दिस इज इंटू अपॉन 100, ठीक है। ये एस आई निकाल सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। हमने सारी वैल्यूज दे दी है, हमें बस निकालना है। और ये प्रिंट एफ, मैंने ऊपर बताया था आपको पहले वाले स्लाइड्स में कि एक ये मेन फंक्शन और ये printf फंक्शन, ये क्या करते हैं वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। बस इतना आप समझ लीजिए कि printf फंक्शन इज बेसिकली यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे हमें आउटपुट भी तो चाहिए। यहाँ तक तो हमने फॉर्मूला लगा लिया, हमारा प्रोग्राम में फॉर्मूला में कैलकुलेट हो जाएगा, बट कैलकुलेट होने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो भी तो हमें प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। दैट्स व्हाई वी यूज दिस फंक्शन printf। और जब भी हमें printf फंक्शन यूज करते हैं हम, हमारा ये जो एक हेडर फाइल है, दिस इज कॉल्ड हेडर फाइल इन हैश इंक्लूड studio.h, दिस इज कॉल्ड हेडर फाइल, ये हमें हमेशा लगाना होगा, ये दिस इज नेसेसरी मैंडेटरी होता है ये printf फंक्शन हम जब भी यूज करेंगे। अगर हम मान लीजिए कि scanf फंक्शन भी होता है, scanf फंक्शन, ठीक है, वो हम जब भी लगाएंगे, जैसे वो हम स्टोर करने के लिए लगाते हैं कि अगर यूजर से जब हम इनपुट लेते हैं तब हमें एक हेडर फाइल होता है हैश इंक्लूड conio.h, हम तब वो लगाते हैं। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को आपको पहले रन करके दिखा देती हूँ VS कोड पे, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और VS कोड में हम पहले यहाँ पे एक si.c एक्सटेंशन, हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो सी एक्सटेंशन से हम एक फाइल बना लेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो था मैंने वहां से कॉपी या पेस्ट कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। ये कंपाइलर जो है वो VS कोड है, इसको भी इंस्टॉल करने का अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। ये देखिए ये हमारा है, एक हमारा आउटपुट आ चुका है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 255.00, ठीक है। आप देख सकते हैं कि, और एक चीज और यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात है, ये सिर्फ 255 ही आउटपुट नहीं है, 0.00 क्यों आया है, क्योंकि हमने SI वेरिएबल जो लिया था वो हमने किस में लिया था, SI वेरिएबल अपना फ्लोट में लिया था, इसलिए अगर हम इंट में लेते तो हमारा वहां पे डेसिमल के बाद 00 वो शो नहीं होता, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब फॉर्म ऑफ अ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम के क्या क्या फॉर्म है ये भी हम देख लेते हैं एक बार। Form of a C program indicates how it has to be written or typed. There are certain rules about the form of a C program that are applicable to all C programs. Each instructions in a C program is written in a separate statement. हर C program का जो अलग अलग इंस्ट्रक्शन होता है, हर प्रोग्राम में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें ये ऐसे करना है, जैसे कि फॉर्मूला लिखा दैट इज इंस्ट्रक्शंस फॉर अ सी प्रोग्राम, तो वो इंस्ट्रक्शन एक सेपरेट स्टेटमेंट में होगा, ठीक है। सबको कंबाइन करके हम लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। The statements in a program must appear in the same order in which we wish them to be executed. अब मान लीजिए कि हमें सबसे पहले हमें ऐड का, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम a प्लस बी को ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी, यहाँ पे c में उसका आउटपुट आएगा। फिर हम चाहते हैं कि एक d वेरिएबल है जिसमें a और b में जो नंबर है उसको a b माइनस करे, फिर e में a इंटू बी का रिजल्ट आए। तो हमें क्या करना होगा, हम ऐसा नहीं है कि हम किसी भी ऑर्डर में लिख देंगे और हमें चाहिए किसी भी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपको आउटपुट चाहिए उसी ऑर्डर में आपको इंस्ट्रक्शंस लिखना भी होगा, ठीक है। तो वही हमारा सेकंड पॉइंट बोल रहा है, द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम मस्ट अपीयर इन द सेम ऑर्डर इन विच वी विश देम टू बी एग्जीक्यूटेड। हम जिस ऑर्डर में उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसी ऑर्डर में हम प्रोग्राम में लिखेंगे भी, ठीक है। Blank spaces may be inserted between two words to improve the readability of a statement. आप ब्लैंक स्पेस दो वर्ड्स के बीच में लगा सकते हैं जिससे कि रीड करने में या प्रोग्राम समझने आपको इजी हो।
ऑल स्टेटमेंट्स शुड बी इन अ लोअर केस लेटर्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा होता है वो केस सेंसिटिव होता है, इसलिए हमेशा इसको लोअर केस में ही लिखे। अपर केस में आप कोई अल्फाबेट लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे, जैसे प्रिंटफ का पी आप कैपिटल कर देंगे तो वो फिर एरर आ जाएगा। C has no specific rules for the position at which a statement is to be written in a given line. That's why it is often called a free form language. देखिए इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये लाइन यही लिखनी है या वो लाइन वही लिखनी है, आप लिख कहीं भी सकते हैं, इसीलिए इसको फ्री फॉर्म लैंग्वेज भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये F वाला, ये देख लीजिए, एवरी C स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम लिखा था तो इसमें जितने भी थे सबको, ये देखिए हम सबको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर रहे हैं, राइट। अगर हम सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करेंगे तो फिर एरर आएगा। और जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में कोई सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, सिमिलरली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेंटेंस स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हमें सेमीकोलन से उसे टर्मिनेट करना होता है, मतलब दिस इज द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, कमेंट्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या सी प्रोग्राम में, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। कमेंट्स आर यूज्ड इन अ सी प्रोग्राम टू क्लियरिफाई ईदर द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम और द पर्पस ऑफ सम अदर स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम का पर्पस, मतलब ये प्रोग्राम क्या है, किस चीज का प्रोग्राम है, वो लिखने के लिए भी हम स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि मैंने ये देखो, ये प्रोग्राम का ये कमेंट जो मैंने लगाया था वो प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है ये बताने के लिए लगाया था, और ये कमेंट जो लगाया था वो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, किस इस स्टेटमेंट में, इस इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं वो लिखने के लिए, कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस कमेंट शोज दैट दिस प्रोग्राम इज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम। गॉट इट? So वो वही बता रहा है। It is a good practice to begin a program with a comment indicating the purpose of a program, its author and the date on which the program has written. तो अगर पढ़ने वाले को भी इजी होगा कि ये बेसिकली कोडिंग या ये प्रोग्रामिंग किस चीज के लिए की जा रही है एंड ऑल, और इसको कैसे लिखा जाता है ये आपने देखा है उस प्रोग्राम में, उस कोडिंग में। ये स्लैश और ये एस्ट्रिक बोलते हैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये इसे क्लोज इन, तो लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, हम देख लेते हैं। समटाइम्स इट इज नॉट वेरी ऑब्वियस एज टू व्हाट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम accomplish, ठीक है। At such time it is worthwhile mentioning the purpose of the statement using a comment. For example, जैसे कि मैंने उस प्रोग्राम में यूज किया है फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। वही थर्ड पॉइंट भी ऐसा ही कुछ है कि एनी नंबर ऑफ कमेंट्स कैन बी रिटन एट एनी प्लेस ऑफ द प्रोग्राम। कोई भी नंबर किसी भी प्लेस पे लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कमेंट कैन बी रिटन बिफोर द हाँ, जैसे कि हम किसी भी स्टेटमेंट के पहले भी कमेंट लगा सकते हैं उसको बताने के लिए कि है क्या, और किसी स्टेटमेंट के बाद भी लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि आपको कमेंट कहाँ लगाना है, आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। बट लगाने का तरीका आपको होना चाहिए कि स्लैश एस्ट्रिक से क्लोज करो और उसी से स्टार्ट करो, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। मेन फंक्शन क्या होता है जब हम प्रोग्राम में, मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन बेसिकली अ फंक्शन इज नथिंग बट अ कंटेनर ऑफ फॉर अ सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट का पूरा एक सेट होता है फंक्शन, ठीक है। इन अ सी प्रोग्राम देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शंस। एक सी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। टू बिगिन विद वी कुड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दोस प्रोग्राम्स व्हिच हैव ओनली वन फंक्शन। अभी हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो अभी एक एक फंक्शन, जैसे वहां पे एक फंक्शन लगाया था मैंने, तो कुछ कुछ जो बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं, एडिशन के हो गए, सिंपल इंटरेस्ट, एरे का हो गया, स्ट्रिंग का हो गया, या छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उसमें सिर्फ एक दो फंक्शन यूज होता है। जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन का या फिर जो फंक्शन लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है। मान लीजिए आपने किसी भी टाइप का डेटा टाइप लिया, वॉइड, मान लीजिए वॉइड होता है जिसका मतलब नल होता है, वॉइड मेन मैंने ये लिया, ठीक है। ये मेरा मेन फंक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड मेन फंक्शन, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रेस है, मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेस स्टार्ट होता है। इसके अंदर आपको जितने भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं, स्टेटमेंट 1 2 3 4, जितने स्टेटमेंट्स लिखने हैं आप लिखिए, और इसको फिर लास्ट में फिर से यही कर्ली ब्रेस आप लगा के इसको क्लोज करेंगे कि हाँ ये फंक्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। फिर आपको अगर दूसरा फंक्शन लगाना है, दूसरा फंक्शन लिख के फिर से आप कर्ली ब्रेस ओपन करिए और स्टेटमेंट लिख के कर्ली ब्रेस क्लोज करिए। तो आपका ये फंक्शन लिखने का तरीका होता है। अब हम देखते हैं द वे फंक्शन इन अ कैलकुलेटर रिटर्न अ वैल्यू। सिमिलरली फंक्शन इन सी आल्सो रिटर्न अ वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे हमने इंट लगाया था,
ये देखिए इंट लिया था मैंने मेन फंक्शन से पहले, तो वो हमारा रिटर्न 0 कर रहा है। एक बात आप समझ लीजिए, जब भी हमारा रिटर्न 0 करता है तो आप ये इंडिकेशन होता है कि वो प्रोग्राम आपका सही एग्जीक्यूट हुआ है। अदरवाइज कुछ भी और नॉन जीरो अगर नंबर आपका रिटर्न हो रहा है, मतलब कि उस प्रोग्राम में कहीं कुछ गलती है, ठीक है। अब वेरिएबल क्या है और उसके यूज क्या क्या है, कहाँ है, कैसे है, ये देखते हैं। We have learned constant and variables in isolation. Let's understand their significance with reference to our first C program. Any variable used in the program must be declared before using it. कोई भी प्रोग्राम में जो हमने वेरिएबल लिया है उसको यूज करने से पहले हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। डिक्लेयर करने का मतलब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया कि P and Q, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया अपने वेरिएबल को, लेकिन P और N का यूज आया कहाँ? P और N मैंने डिक्लेयर तो कर दिया कि वेरिएबल ले लिया, लेकिन P और N का यूज कहाँ आया? फॉर्मूले में यूज आया। हम P और N या R ऐसा सारे जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं उसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं? अपने फॉर्मूले में यूज करें, कैलकुलेशन में यूज करें। इन द स्टेटमेंट SI इक्वल्स टू P इंटू N इंटू R अपॉन 100, एस्ट्रिक एंड स्लैश आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये जो हमारा है एस्ट्रिक, मतलब आपको पता है एस्ट्रिक मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। multiplication in C programming language we use asterisk, okay, and slash equals to divide, इसका मतलब होता है divide, got it। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। द अर्थमेटिक ऑपरेटर अवेलेबल इन C आर प्लस माइनस asterisk and division. C is a very rich in operators. There are as many 45 operators available in C programming language. So there are 45 operators in C programming language. मैं आपको ये operators भी बता दूंगी कौन से 45 से, ओके। अभी हमारा लास्ट फंक्शन जो प्रोग्राम का है दैट इज printf फंक्शन, और इसका पर्पस क्या है वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम एग्जीक्यूशन देख लेंगे, फिर हमारा आज का वीडियो यही तक एंड होगा। तो printf क्या है? C does not contain any instructions to display output on the screen. C does not contain any instruction. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन कंटेन नहीं करता है जो कि हमारे स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करे। All output to screen is achieved using ready-made library function. One such function is called printf function. printf function जो होता है वो एक लाइब्रेरी फंक्शन है, वो रेडीमेड है। हम बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जैसे कि printf फंक्शन हो गया जो कि रेडीमेड है, लाइब्रेरी फंक्शन ऑलरेडी ये बना हुआ है। लेकिन कुछ यूजर फंक्शंस भी होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, वो तो बहुत बाद में आपको पता चलेगा कि खुद फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे once the value of SI is calculated it needs to be displayed on the screen। जो फॉर्मूला हमने लगाया था SI इक्वल्स टू P इंटू N इंटू R इक्वल्स टू 100, वो जब कैलकुलेट हो गया हमारा, जो ये फॉर्मूला पूरा कैलकुलेट होने के बाद SI में जो वैल्यू स्टोर हो गई तो वो स्क्रीन पे आउटपुट भी तो शो होगा, इसलिए हम इस printf लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करते हैं, ओके। ये क्या करता है? ये हमारे आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। जैसे कि हमारा क्या आउटपुट आया था? हमारा आउटपुट आया था 25500, ये हमारा आउटपुट आया था, SI आया था हमारा। तो ये जो हमारा स्टोर करता है SI में, जो SI वेरिएबल में जो हमारा आउटपुट स्टोर हुआ है, इसको प्रिंट कौन करवाता है? इसको आउटपुट स्क्रीन पे कौन शो करता है? printf लाइब्रेरी फंक्शन, ओके। तो ये हो गया इसके बारे में। printf can not only print the values of variable, it also print the result of an expression। किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी ये प्रिंट करती है। An expression is nothing but a valid combination of constants, variables and operators, plus 3 plus 2 C and A plus B into C minus D all are valid expressions। ये कभी सिर्फ सिंपल नहीं, ये पूरे एक्सप्रेशन, जैसे ये एक्सप्रेशन है उसको भी ये प्रिंट करवाती है, ठीक है। अब हम लास्ट में अपना लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। हम प्रोग्राम को लिखने के बाद कंपाइल करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। वंस वी हैव written the program you need to type it and instruct the machine to execute it। हम जो रन करते हैं, डीबग स्टार्ट करते हैं, उसका यही मतलब होता है हम पहले उसको कंपाइल करते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं। टू टाइप योर सी प्रोग्राम यू नीड अनदर प्रोग्राम कॉल्ड एडिटर। हमें एडिटर चाहिए होता है। वंस द प्रोग्राम हैज बीन टाइप्ड इट needs to be converted to a machine language instructed before the machine can execute it। To carry out this conversation we need another program called compiler। कंपाइल करके हम अपना प्रोग्राम फिर से कंपाइल जब हमारा हो जाता है, उसमें कोई एरर नहीं आता तो हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। टिल देन मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ कि जैसा कि हमने इसमें एक प्रोग्राम बनाया सिंपल इंटरेस्ट का,
तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम अगर आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया हो और नहीं भी समझ आया हो, कोई भी कहीं भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछना, ठीक है। और मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम का होमवर्क देती हूँ कि आपको एडिशन का और हेलो वर्ल्ड या अपना नाम कुछ भी आपको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आप क्या क्या यूज करेंगे। जो मैंने इसमें एसआई कैलकुलेट किया है सिंपल इंटरेस्ट, उससे बहुत इजी प्रोग्राम है, जो कि बेसिक प्रोग्राम है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना या अपना नाम प्रिंट करवाना या फिर दो नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाना। ओके, तो ये है आपका होमवर्क, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। टिल देन कीप watching my videos, and if you haven't subscribed this channel, so do subscribe it.